हिमाचल वाले स्टूडेंट्स का बहुत कम बच्चे हैं, क्या बात है। 96 इन फिजिक्स, अरे वेरी गुड, शाबाश सुजिंदर। अच्छे। क्या स्कूल मार्क्स बता रहे हो कि टेस्ट का मार्क्स बता रहे हो? सर प्री बोर्ड मार्क्स। प्री बोर्ड, ओ वाओ, गुड, बहुत शाबाश। एचपी का कोई स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे? बहुत कम बच्चे हैं आज, क्या बात है, एग्जाम्स शुरू हो गए क्या? सर आज लास्ट प्री बोर्ड था पंजाब अच्छा में। अच्छा अच्छा। बोर्ड्स कब से हैं? गुड इवनिंग। सर 18th ऑफ फेब से। 18 फर्स्ट है। हम्म, हम्म, ठीक, बेहतर, अच्छे से करना भाई, सारी चीजें तो पढ़ाई गई हैं आप लोग को। एक मिनट। क्या बात है, बच्चे बहुत कम आए आज। गुड इवनिंग कार्तिक। हिमाचल के कोई स्टूडेंट नहीं है क्या यहाँ पे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा रानो। हिमाचल वाले आ रहे हैं क्या बूट कैंप में? 10 तारीख से है ना? 10 है कि 11 से है? 10 फेब से या 11 फेब से? गुड इवनिंग बेटा टिशू। हिमाचल वाले जितने स्टूडेंट्स होंगे उनसे मीटिंग होगी अब मेरी 10 11 फेब को। गुड इवनिंग बेटा। बहुत कम बच्चे आए यार तुम लोग आज, कम। शुरू करें क्या क्लास? यस सर। नॉट सो वेल कार्तिक, राइट, कल से थोड़ा ठीक ही है, बट नॉट सो वेल। पहली बार जाऊंगा मैं शिमला, हिमाचल प्रदेश, और वहाँ आप लोगों से मुलाकात होगी। अरे नहीं ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है, ये सब तो होता रहता है, इतना कमजोर मत समझो अपने सर को। अरे यार ये क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल कहाँ? ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। कोई हिमाचल वाले स्टूडेंट आए तो भैया प्लीज गिव मी अ कॉल। उसको भी ठंड लग गए, किसको? हाँ इसको भी ठंड लग गई। कोई भी हिमाचल का स्टूडेंट आए तो बताओ भाई, कि बूट कैंप में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ यू, ऑल द हिमाचल स्टूडेंट्स। हिमाचल का B03 है भी कि नहीं, देखो एक मिनट। HP, नहीं HP तो उसमें है, B03 तो है ही नहीं, इसमें तो कोई है ही नहीं हिमाचल का। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 1। टॉपिक इज फ्रिक्शन। 11th फिजिक्स डे का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की डेट है 29/1/2025। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे आज हम। लास्ट ईयर जो इन दो टॉपिक से, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन से, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं वो बैक टू बैक ईयर्स 4 4 3 5 एंड 1, 24 से बैक टू बैक ईयर्स ये क्वेश्चंस का अमाउंट रहा है। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो रिकॉल कॉन्सेप्ट में एज सच कुछ है नहीं जो मैं आपसे पूछूं, फिर भी कंस्ट्रेंट मोशन मैंने आपको पढ़ा रखा है। सूडो फोर्स मैंने आपको शायद पढ़ाया था क्या बेटा, आप लोगों को सूडो फोर्स? यस सर। हाँ सूडो फोर्स पढ़ाया था। तो
सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है तो उसमें एनएलएम अप्लाई नहीं होता है। एनएलएम को अगर आपको अप्लाई करना है तो उसमें आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है एक सूडो फोर्स, आपको ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल ये लिफ्ट जा रही है ऊपर, एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है। इस लिफ्ट में एक पर्सन है और एक ब्लॉक रखा है जो कि 5 kg का ब्लॉक है, ये रखा हुआ है। अब इस पर्सन की नज़र में, रिस्पेक्ट में, दृष्टिकोण में ये ब्लॉक जो है वो तो रेस्ट में है, क्योंकि ब्लॉक की डिस्टेंस इस पर्सन से ना ही घट रही है ना ही बढ़ रही है, तो वो तो कहेगा भाई क्या है, ये तो रेस्ट में है। लेकिन जो बाहर पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है वो तो देख के कहेगा कि अरे ये ब्लॉक तो मोशन कर रहा है। तो अब किसकी बात मानी जाए? तो यहाँ पर जो पर्सन नॉन इनर्शियल फ्रेम में है वो गलत बात बोल रहा है कि वो रेस्ट में, उसकी नज़र थोड़ा सा गलत है, और उसका जो एप्लीकेशन होगा एनएलएम का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला लगाएगा वो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इन एक्चुअल वो जिस फ्रेम में है, वो किस फ्रेम में है, लिफ्ट में, वो फ्रेम रुका हुआ नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, मूव कर रहा है। तो अगर उसको एनएलएम लगाना है तो उसको एक ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे एनएलएम वैलिड हो जाए, एनएलएम सही से काम करने लगे, और वो फोर्स होता है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कैसे लगेगा? वो देखेगा कि भाई हमारा जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है 4 की एक्सेलरेशन से ऊपर, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाऊंगा एम ए, मास ऑफ द बॉडी 5 और एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट कितना हो जाएगा, 4। तो वो 20 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, मास इनटू सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन। अब उसके बाद इस बॉडी का अपना खुद का वेट भी होगा, दैट विल बी 50 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसके बाद जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन। तो सूडो फोर्स लगाने के बाद अब जब ये एनएलएम लगाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएगा, तब वो वैलिड होगा। अब एनएलएम लगाएगा, एनएलएम कैसे लगाएगा? अब सूडो फोर्स लगाने के बाद वो कहेगा कि भाई ये बॉडी तो रेस्ट में है, मेरी नज़र में तो रेस्ट में है, ना मुझसे डिस्टेंस बढ़ रही है ना मुझसे डिस्टेंस घट रही है, बॉडी रेस्ट में। इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 वेट लग रहा है और 20 सूडो फोर्स लग रहा है। ये हो गया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये हो गया सूडो फोर्स। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 70 न्यूटन का हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से उसने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सही सही बता दिया। बाकी जो बाहर पर्सन खड़ा है वो भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बता सकता है कि क्या मामला है। वो बाहर पर्सन क्या करेगा, वो कहेगा, बाहर जो पर्सन खड़ा है वो कहेगा कि भैया बॉडी का वही 5 किलोग्राम बॉडी पर वो भी एनएलएम लगाएगा। वो कैसे एनएलएम लगाएगा? वो कहेगा कि बॉडी का खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में n लग रहा है, और ये बॉडी 4 के एक्सेलरेशन से, नेट एक्सेलरेशन 4 के नेट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। अब जो बाहर पर्सन खड़ा है, पर्सन 1 का ये कैलकुलेशन है और ये पर्सन 2 का कैलकुलेशन है, वो लगाएगा एनएलएम। तो जब पर्सन 1 एनएलएम लगाएगा वो कहेगा चूंकि ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा, पहले मान लो अपोजिट डायरेक्शन में 50 लग रहा है और यही 2 फोर्सेस लग रहे हैं, इसके अलावा उसकी नजर में कोई फोर्स नहीं लगा। सारे फोर्सेस का एडिशन एफ नेट होता है। एफ नेट क्या होता है? मास इंटू ए नेट। मास कितना है 5, ए नेट कितना है 4, तो 5 4 20, तो n माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5 4 20, n इज इक्वल्स टू 70। तो जो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से भी 70 न्यूटन आ जाएगा और सेकंड पर्सन का ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से भी 70 न्यूटन है। अगर ये सेकंड पर्सन नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला अगर सूडो फोर्स नहीं लगाता तो मामला गड़बड़ हो जाता। इफ सेकंड पर्सन, दिस इज सेकंड पर्सन, दिस इज फर्स्ट पर्सन, इफ सेकंड पर्सन didn't apply, second person didn't, अगर वो लगाता नहीं सूडो फोर्स, अगर वो सूडो फोर्स लगाता नहीं, तब क्या होता भाई? ये लिफ्ट है और ये 5 किलोग्राम की बॉडी है और ये पर्सन है और लिफ्ट जा रही है 4 के एक्सेलरेशन से ऊपर।
तो अगर वो अप्लाई नहीं करता तो वो देखता ये बॉडी तो रेस्ट में है, इस पर दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट 50 न्यूटन और एक अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। तो अपवर्ड फोर्स n इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स 50, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में होती है, इस सेकंड पर्सन की नजर में तो बॉडी रेस्ट में है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स लगा करके वो कह देगा कि भैया 50 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है, जो कि क्या हो जाता भाई, गलत हो जाता, रॉन्ग हो जाता। तो इस केस में जब वो सूडो फोर्स नहीं लगाएगा तो मामला रॉन्ग हो जाएगा। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। चलो, अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि ये है एक ट्रक जिस पर 4 किलोग्राम का एक बॉक्स रखा हुआ है, जो कि 10 मीटर की डिस्टेंस पर इस पॉइंट से फॉलिंग ऑफ या एंड ऑफ द ट्रक के से 10 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और ये जो ट्रक है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है। अब आपको ये बताना है कि जब ये ट्रक स्टार्ट होगी 4 के एक्सेलरेशन से, तो ये ब्लॉक जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगा और मूव करके गिर जाएगा, ऐसे फॉल ऑफ हो जाएगा। हाँ बेटा, कब होगी बूट कैंप? बूट कैंप शिमला वाले एचपी वाले स्टूडेंट्स के लिए होगी। यहाँ तो आप B3 में मुझे नहीं लग रहा कोई एचपी के स्टूडेंट्स है, तो 10 से 11 तारीख से स्टार्ट होगी। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये बॉडी अपनी जगह पे रहना चाहेगी, और वो अपनी जगह पे रहना चाहेगी और ये ट्रक आगे की तरफ मूव कर जाएगी, इस वजह से ये फिसल करके स्लाइड करके गिर जाएगी। अब आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद, स्टार्ट होने के कितने टाइम के बाद जो है ये गिर जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रक पर एक छोटा सा मिनी पर्सन खड़ा कर दूंगा। ये मिनी पर्सन क्या करेगा कि इस पर एनएलएम लगाएगा, लेकिन इस मिनी पर्सन को पता है कि मैं इनर्शियल फ्रेम में नहीं हूँ, मैं जिस ट्रक पे खड़ा हूँ वो रुकी हुई नहीं है, स्टेबल नहीं है, वो चल रही है, वो मूव कर रही है, मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ। नॉन इनर्शियल फ्रेम में होने पर आप लगाते हो सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कैसे लगाते हो? जिस डायरेक्शन में नॉन इनर्शियल फ्रेम मूव कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ट्रक राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगा देते हो। सूडो फोर्स क्या होता है? मास 4 हो गया और एक्सीलरेशन ऑफ द नॉन क्या बेटा? हाँ 4, 16 न्यूटन का उसने फोर्स लगा दिया। अब फोर्स की वैसे जरूरत भी नहीं थी, खैर 16 न्यूटन का उसने फोर्स लगा दिया। और एक्सेलरेशन की बात, डायरेक्ट एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? सूडो एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? 4 का एक्सेलरेशन राइट में लग रहा है, तो सूडो एक्सेलरेशन 4 का लेफ्ट डायरेक्शन में लग जाएगा, लेफ्ट साइड में अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। बस अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर कितने टाइम में कवर करके फॉल ऑफ कर जाएगा, गिर जाएगा, यहाँ से यहाँ पर कितने टाइम में फॉल ऑफ कर जाएगा, गिर जाएगा। तो इसके लिए आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 10 की डिस्टेंस कवर करना है इसको, और 10 की डिस्टेंस कवर करना है इसको, और इनिशियल स्पीड तो 0 थी, कार स्टार्ट करते टाइम 0 था, इनिशियल स्पीड 0 थी ट्रक स्टार्ट करते टाइम, प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 4 और टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/4 इज इक्वल्स टू टाइम का स्क्वायर, यानी कि ये t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, यानी कि t इज इक्वल्स टू √5 हो जाएगा, जो कि 2.23 के अराउंड आ जाता है। यानी 2.23 सेकंड में ये जो ब्लॉक होगा वो गिर जाएगा। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? यस सर। तो ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है। और भी मैं कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ सूडो फोर्स का। अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को शायद मैंने करवाया है कि अगर एक कार है और उस कार में एक पेंडुलम था, कुछ इस तरीके से रखा हुआ था। अब कार जो है जब चलना स्टार्ट करती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो जिसकी वजह से ये पेंडुलम पीछे की तरफ ऐसे टिल्ट हो जाता है और इसी पोजीशन पे वो रहता है। तो अब आपको ये बताना है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल से नहीं, हाँ चलो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर इस तरीके से टिल्ट होकर के
इसी पोजीशन पे रहता है तो आपको इस रस्सी में टेंशन बताना है। समझ में आया बात क्या कह रहा हूं मैं? जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि कार शुरू में रेस्ट में थी, फिर क्या हुआ, कार चलना शुरू करती है 2 के एक्सेलरेशन से, जिसकी वजह से ये पेंडुलम जो है पीछे की तरफ टिल्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग होता है कि ये अपनी जगह पे रहना चाहता है और कार आगे बढ़ जाती है, इस वजह से वो टिल्ट हो जाता है। तो जब वो टिल्ट हो जाता है तो 60 डिग्री का हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा था, तो आपको बताना है कि यहाँ पे टेंशन टी की क्या वैल्यू होगी, और इस ब्लॉक का जो मास है वो है 2 किलोग्राम। तो यहाँ पे आपको लगाना है। कौन बताएगा कैसे करेंगे इसको? इस पे फोर्सेस बताओ सबसे पहले कौन सा। अब यहाँ पे ये पर्सन खड़ा है, इस पर्सन की नजर में ये बॉब जो है टिल्ट तो है, टेढ़ा तो है, लेकिन जब वो कार के अंदर से बैठ करके देख रहा है तो उस पर्सन को पता है कि मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहा हूँ, मैं जिस कार में बैठा हूँ वो कार चल रही है, मूविंग कार है। तो अगर मुझे एनएलएम लगाना है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एनएलएम लगाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा क्या? कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। कितना हो जाएगा? अगर इसका 2 किलोग्राम का मास है और नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि कितना? 4। किस डायरेक्शन में? राइट साइड डायरेक्शन में कि लेफ्ट साइड डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में बेटा? लेफ्ट में। लेफ्ट साइड डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। और इस बॉडी का अपना खुद का भी तो वेट होगा बेटा, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। और ये टेंशन टी। तो आप ध्यान से देखो कि एक टेंशन टी लग रहा है इधर, एक सूडो फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का इधर, और एक बॉडी का खुद का वेट लग रहा है 20 न्यूटन। अब सर ये लामित आप बन बस लामित से लगा देना है। अगर ये 60 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये वाला भी 60 डिग्री होगा, तो ये वाला टोटल कितना हो जाएगा? 180। 180 क्यों होगा? ये वाला 60 होगा, ये वाला कितना होगा? 90। 90 होगा ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने, ये वर्टिकल लाइन है, तो 90 ये हो गया, ये 60 हो गया। 90 और 60 टोटल कितना हो गया? 150। 150। तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया? एंगल 150 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, यहाँ कितना एंगल हो जाएगा? यहाँ कितना एंगल होगा? सर 90। 90 डिग्री। और यहाँ कितना एंगल हो जाएगा? ये 90 है, 150, तो जाहिर सी बात है ये कितना होना चाहिए? कितना हो जाएगा यहाँ पर? सर 220। 120। 120। 120 होगा भाई। 120, 150 और 90 का एडिशन कितना होता है भाई? 360 होता है। 9 5 14 तो 16, और ये 360। किसी एक पॉइंट पर टोटल एंगल 360 होता है। बस लामित थ्योरम लगा दो। अब टेंशन टी के अपोजिट कितना एंगल है? 90। तो टी अपॉन 90 इज इक्वल्स टू, ये 20 वाला फोर्स है, 20 के अपोजिट कितना एंगल है? 120। साइन 120। और ये 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन के अपोजिट कितना एंगल है? 150। साइन 150। ठीक है। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यूज कर लो। जब आप ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यूज करोगे तो आप देखोगे टी अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 20 अपॉन साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी? -1/2। नहीं, माइनस नहीं होगी, अब 1/2 भी नहीं होगी, क्योंकि साइन 90 जो होता है, साइन 120 है ना ये, सॉरी, साइन 120 जो होता है वो साइन 90 प्लस 30 लिखा आएगा। 90 प्लस या 90 माइनस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, साइन से कॉस 30 हो जाएगा। अब ये 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में जाता है? 90 प्लस 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो क्वेश्चन है, जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, तो कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है।
cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ से हमने √3/2 रख दिया। तो आगे सॉल्व करेंगे हम, तो t इज इक्वल्स टू 40/√3 न्यूटन आ जाएगा। आई बात समझ में क्या? Yes, sir. हाँ गड़बड़ किया क्या मैंने? 90 + 30 cos 30 √3/2 सही तो आ रहा है, लेकिन ये क्या है 4 सही तो है ना, हर जगह से देख लो एक बार मैं। ठीक है ठीक है, कुछ डेटा इधर उधर का हुआ होगा तो वो अलग बात है। चलो डेटा इधर उधर का हुआ होगा तो अलग बात है, रैंडम डेटा दिया है ना तो फिट नहीं करता है हमेशा। अब फ्रिक्शन की बात करें आज हम, तो जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तो होता क्या है कि उनके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लगते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं वो चार्ज पार्टिकल की वजह से लगते हैं जो सरफेस ऑफ द बॉडीज पर होती है। क्या मतलब कि अगर मैंने एक हुडी पहन रखी है, जैकेट पहन रखी है, तो जो इस हुडी के सरफेस पर जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, जो चार्जेस पार्टिकल्स होंगे, और मेरे हाथ पर जो पार्टिकल्स होंगे उन पर चार्जेस होंगे। उन चार्जेस की वजह से क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगता है, आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे फोर्सेस की वजह से क्या होता है, हुडी मेरे हाथ पर आने के बाद सरक नहीं रही, स्लिप नहीं कर रही। सिमिलरली मेरी स्लीपर पर जो पार्टिकल्स हैं और ग्राउंड पर जो पार्टिकल्स हैं उन पर चार्जेस हैं, मेरी स्लीपर पर भी चार्जेस हैं। अब जब वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो चार्जेस की वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस वजह से एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करते हैं, एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मैनिफेस्टेशन की वजह से, उसके रिप्रेजेंट, उसको एग्जिस्ट होने की वजह से, इस फॉर्म में एग्जिस्ट होने की वजह से हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन हमें मिल रहा है। आपको शायद याद हो कि जब मैंने फ्रिक्शन का पहला लेक्चर दिया था आपको, तो उसमें बोला था कि बहुत सारे बेसिक फोर्सेस को हम 3 फोर्सेस के बेसिस पर हम बता सकते हैं। उनमें से एक फोर्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बहुत सारा मैनिफेस्टेशन होता है कि वो इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। उनमें से एक फॉर्म था फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन है कुछ नहीं, बस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मैनिफेस्टेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो फोर्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, और वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इस फॉर्म में हमारे सामने आ रहे हैं, इस फॉर्म में हमें अपीयर हो रहे हैं, दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट हो रहे हैं। वो फॉर्म क्या कहलाता है बेटा? फ्रिक्शन कहलाता है। और ये कब होगा? जब वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे तभी होगा। और द मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, वो जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट होता है। यानी कि जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती है तो कांटेक्ट फोर्स लगता है, और वो कांटेक्ट फोर्स दोनों बॉडीज पर लगेगा, दोनों बॉडीज पर इक्वल लगेगा, दोनों बॉडीज पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे कर रहा है कि दो बॉडीज आपस में जब एक बॉडी दूसरे पर एक्शन लगाती है तो दूसरा रिएक्शन लगाती है, इक्वल होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, और अपोजिट बॉडीज दो डिफरेंट बॉडीज पर काम करता है। अब यहाँ पे बड़ा जनरल कंफ्यूजन है कि कांटेक्ट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा। नहीं, कांटेक्ट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होता। कांटेक्ट फोर्स किसी भी एंगल पर लग सकता है। मान लो ये ग्राउंड के साथ ये एक ब्लॉक कांटेक्ट में आता है जिसकी वजह से कांटेक्ट फोर्स आर लगता है। इस कांटेक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है वही बन जाता है आपका फ्रिक्शन फोर्स, और जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है वही बन जाता है जिसको अभी तक हम पढ़ते आए हुए थे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस हैं। कांटेक्ट फोर्सेस आपको फोर्स के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, उसमें बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है कांटेक्ट फोर्स का, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है फ्रिक्शन फोर्स का। अब जाहिर सी बात है कोई भी वेक्टर जो होगा उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर
प्लस उसके वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट में ले लेंगे तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल आता है। तो अगर आपको कांटेक्ट या जिसको हम रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स या जिसको हम रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट आपको फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर। अभी आज मैं आपको एक डीपीपी दूंगा, तो डीपीपी में इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि आपको टोटल रिएक्शन फोर्स निकालना होगा। तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ले लेंगे और वो भूल जाएंगे कि फ्रिक्शन भी एक रिएक्शन फोर्स है, एक कंपोनेंट है रिएक्शन फोर्स का। तो ये बात को आपको याद रखना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है, वो भी एक रिएक्शन फोर्स है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो नाम में ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमने दे रखा है। अब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो इस बॉडी पर भी लगेगा, ठीक है, और वो इस ग्राउंड पर भी लगेगा। उसी तरीके से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस बॉडी पर भी लगेगा और वो इस ग्राउंड पर भी लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड में। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो बॉडी पर भी लगेगा और वो इस ग्राउंड पर भी लगेगा, अपोजिट होगा और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स दो बॉडीज पर लग रहा है, एक एक्चुअल ब्लॉक पर लग रहा है और दूसरा ग्राउंड पर लग रहा है। अगर ब्लॉक पर राइट साइड में लग रहा है तो ग्राउंड में लेफ्ट साइड में लगेगा, अगर ब्लॉक पर लेफ्ट साइड में लगता तो ग्राउंड में राइट साइड में लगता। यहाँ पर एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि इन मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन की वजह से चार्ज पार्टिकल के अट्रैक्शन की वजह से क्या लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमने समझा कि भैया ये कांटेक्ट फोर्स की वजह से आता है और ये इक्वल लगता है, दोनों बॉडीज पर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और दोनों बॉडीज पर लगता है, यानी कि ब्लॉक पर भी और ग्राउंड पर भी। फॉर एग्जांपल इसकी प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि फॉर एनी एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इतना ही एग्जैक्टली उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यानी कि अगर एक बॉडी को ग्राउंड पर रख दिया गया और हम इसको चला नहीं रहे हैं, बस हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, जिसकी वजह से ये अभी भी रेस्ट में है, चल नहीं रही है, मूव नहीं कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत आसान है हमारे लिए निकालना। एग्जैक्टली उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस बॉडी पर 10 न्यूटन का, और इस ग्राउंड पर आगे की डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो जब भी किन्हीं दो बॉडीज पर रखी हुई बॉडी पर किसी रेस्ट में बॉडी रखी हुई है उस पर आप फोर्स लगाते हो और अभी भी वो रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली उतना लगेगा जितना आपने फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है ऑब्जेक्ट का। अगर बॉडीज मूव नहीं कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इसका नाम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि बॉडी रुकी हुई है तो ऐसे केस में लगने वाले फ्रिक्शन को हम बोलते हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आई है? Yes, sir. हाँ, आगे की बात करें कि ये पैरेलल होते हैं, शायद जाहिर सी बात है कि ये भी आपस में पैरेलल है। बॉडी पर लेफ्ट साइड में लग रहा है, ग्राउंड पर राइट साइड में लग रहा है, दोनों पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी बात करें कि अच्छा इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, और ये जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब कि अगर मैंने इस 10 न्यूटन से बढ़ा करके इसको 11 न्यूटन का कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जा, और अब 11 न्यूटन का किया और बॉडी अभी भी रेस्ट में है तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी 11 न्यूटन का हो जाएगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। फिर 11 न्यूटन से मैंने 12 न्यूटन का कर दिया और बॉडी अभी भी रेस्ट में है तो ये 11 से किस में पहुंच जाएगा बेटा, 12 में पहुंच जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर हम बढ़ा रहे हैं और बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स भी अपने आप को एडजस्ट करके एग्जैक्टली उतना ही कर लेता है, बढ़ा लेता है। इसी चीज को, इसी नेचर को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। लेकिन ये कहानी हमेशा नहीं चलती है, एक कंडीशन, एक लिमिट ऐसी आएगी कि मान लीजिए हमने 10 न्यूटन का लगाया था और बढ़ाते 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 मैंने 13 न्यूटन का फोर्स कर दिया। तो शुरू में तो ये भी 10 न्यूटन का लग रहा था, हमने बढ़ाया 11 तो 11 हो गया, 12 तो 12 हो गया, लेकिन जब ये 13 पहुंचा तो अब क्या हुआ कि ये बॉडी स्टार्ट टू मूव, ये बॉडी चलना शुरू कर देती है। तो अब क्या हो गया कि सेल्फ एडजस्टिंग वाला मामला खत्म हो गया, अब ये फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट को इसने ब्रेक कर दिया। तो जिस मैग्नीट्यूड पर, जिस वैल्यू पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है टूट जाता है, बॉडी का मोशन, बॉडी का रेस्ट टूट जाता है, बॉडी का स्टेशनरी पोजीशन टूट जाती है, उस केस पर, उस वैल्यू पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन।
जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी ग्राउंड पर रखी हुई थी और हमने 10 का फोर्स लगाया और इसके ऊपर भी 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लग गया, क्योंकि बॉडी किसमें थी, रेस्ट में थी। हमने इसको बढ़ा के 11 न्यूटन किया, तो ये भी बढ़ करके 11, क्योंकि अभी भी रेस्ट में है तो ये भी बढ़ करके 11 न्यूटन हो गया होगा। फिर उसके बाद हमने बढ़ाया 12 न्यूटन किया, ये अभी भी रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये बढ़ करके कितना हो गया होगा, 12 न्यूटन होगा। फिर जब हमने इसको बढ़ाया 13 न्यूटन कर दिया, तो ये पहुंच गया किसमें, रेस्ट से मोशन में पहुंच गया। तो अब ये अपने आप को एडजस्ट करके 13 नहीं करेगा, ये अपने आप को इंक्रीज नहीं करेगा। तो हमने देखा कि वो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है जहां तक ये पहुंच सकता है। हमने देखा फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम इस ब्लॉक के लिए, इस केस के लिए 12 न्यूटन पहुंच सकता है। 12 के बाद वो नहीं बढ़ाएगा, अपने आप को इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये 12 जो है मैक्सिमम वैल्यू है, इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या इसी को हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी को हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जब ये 12 न्यूटन पर पहुंचता है ना बेटा, यहाँ पे 12 न्यूटन और ये यहाँ पे 12 न्यूटन पे जब थे ना, तो हुआ क्या था कि बॉडी के ऊपर बस थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाएंगे तो बॉडी चलना शुरू कर देगी। 12 से जरा सा फोर्स 12.1 कर देंगे तो बॉडी चलना शुरू कर देगी, जस्ट स्टार्ट कर देगी, मोशन करना बस शुरू कर देगी। 12 न्यूटन पे हम कह रहे हैं कि बस मोशन शुरू कर ही देगी। 12 से 12.1 करूंगा मैं, मोशन करना ऑब्जेक्ट शुरू कर देगी। तो इसको 13 भी मत लो, इसको अपलोड 12.1 न्यूटन। तो 12 न्यूटन पर क्या था कि हल्का सा फोर्स बढ़ा नहीं कि ये मोशन करना शुरू कर दी। क्या कहानी हुई, 10 न्यूटन लगाया मैंने, 10 न्यूटन इसने लगाया, बॉडी रेस्ट में थी। 11 न्यूटन लगाया, बॉडी रेस्ट में है, ये भी 11 न्यूटन हो गया एडजस्ट होके। मैंने 12.1 कर दिया तो ये बॉडी मोशन करना शुरू कर दी, और ये 12 न्यूटन पहुंचने के बाद अब इसके बाद बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा। तो हमने देखा कि जो 12 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने लगाया, जो 12 ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पे या लिमिटिंग फ्रिक्शन पे होता क्या है, बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव करती है, बस थोड़ा सा और बढ़ाएंगे फोर्स, 0.1 का बढ़ा दिया मैंने फोर्स, बॉडी मोशन करना शुरू कर देगी। थोड़ा सा फोर्स और मिलेगा तो मोशन करना शुरू कर देगी। तो जब हम 12 लगा रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 12 लग रहा था, तो बॉडी बस मोशन करना शुरू ही कर दे रही है, बस स्टार्ट ही कर दे रही है। इसी को बोलते हैं इंपीडिंग मोशन। कि 12 न्यूटन वाले केस में 12 न्यूटन का जब हम फोर्स लगा रहे थे तो मोशन इंपीड होने वाला है, बस मोशन शुरू होने। वैसे कि यहाँ पर एक केस मैंने आपको सामने रख दिया कि भैया ये एक ग्राउंड है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब मैं इसको टिल्ट कर रहा हूँ तो इस पर फोर्स बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन बढ़ रहा है, और टिल्ट कर रहा हूँ और बढ़ रहा है, और टिल्ट कर रहा हूँ और बढ़ रहा है, और टिल्ट कर रहा हूँ, बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। और बस यहाँ पर जब मैं पहुंचा तो बस मोशन शुरू होने ही वाला था। तो जब ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा था ना बेटा, फ्रिक्शन की जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा था ना, तो हमने देखा कि बस शुरू ही करने वाला है मोशन। तो ऐसे केस में इसको हम बोलते हैं इंपीडिंग मोशन, ऐसे केस को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऐसे केस को बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब होता क्या है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। जहां पे म्यू एस क्या होता है, म्यू एस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एन क्या होता है, एन होता है बेटा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स तो आप पहले से निकालते हुए आए हो। और एक बात और कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के या तो बराबर पहुंच सकता है या उससे कम होगा। अब जाहिर सी बात है, कोई भी वैल्यू अपने मैक्सिमम ही तक तो जा सकती है, या तो मैक्सिमम से कम रहेगी या तो मैक्सिमम पहुंचेगी। उसी को मैथमेटिकली मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू के या तो बराबर हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है, और उसको हम निकाल सकते हैं। पीछे बात करूं कि क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला है, नो फॉर्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, नो फॉर्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई फॉर्मूला नहीं है। जितना आपने फोर्स लगाया एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जितना आपने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला है, हाँ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला है, दैट इज म्यू एस एन।
जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आई यहाँ तक आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आप देख रहे हो कि हुआ क्या कि इस डायग्राम में उन्होंने देखो ध्यान से 1 न्यूटन लगाया, 1 न्यूटन, 2 लगाए, 2 न्यूटन, 2.5, 2.6 जैसे किया, बॉडी अब मूव करने लगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू गई है स्टैटिक फ्रिक्शन की, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ध्यान दोगे 2.5 तक गई। तो जो 2.5 है यही इसका एफएस मैक्स है। क्या इस एफएस मैक्स का कोई फॉर्मूला लगा के निकाल सकता था मैं? हाँ बिल्कुल। कौन सा फॉर्मूला लगा के निकाल सकता था? म्यूएस एन लगा के निकाल सकता था। और जब ये 2.5 न्यूटन पे पहुंची तब कौन सा केस था? तब वो केस था जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा था, जब बॉडी अबाउट टू स्टार्ट थी, जब बॉडी इंपीडिंग मोशन थी, मतलब मोशन शुरू होने ही वाला है, बस 1.1 न्यूटन का मैंने फोर्स बढ़ा दिया, 2.6 किया तो मोशन स्टार्ट हो गया, बस चलने ही वाली है, मोशन शुरू होने ही वाला है, बस चल ही दिया बॉडी ने, तो उसको बोलते हैं इंपीडिंग मोशन का केस। तीसरा है कि जब बॉडी मोशन शुरू कर दी तो क्या फ्रिक्शन लगता है? हाँ। अब बॉडी क्या है भैया? मोशन में है। बॉडी किस में है? मोशन में है। तो जब बॉडी मोशन कर रही है तब भी एक फ्रिक्शन लगता है। वो आपके सामने ये कि आपके सामने आपके फ्लोर पर एक बहुत बड़ा सा हैवी सा ब्लॉक रखा था, आप उसको पुश कर रहे थे, नहीं मूव हुई, और पुश किए नहीं मूव हुई, और पुश किए नहीं मूव हुआ ब्लॉक, और थोड़ा सा पुश किए ब्लॉक मूव हो गया। तो जब वो ब्लॉक मोशन में आ गया तो अब आपको ज्यादा ताकत, ज्यादा एफर्ट, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट लगाते रहोगे, ब्लॉक मोशन में चलता रहेगा, मूव करता रहेगा। किसी भी एग्जाम्पल को देख लो, आपके सामने मान लो रखा हुआ है एक बहुत बड़ा सा कार्टन जिसमें आपकी भर भर के किताबें रखी हुई है। थोड़ा सा फोर्स लगाओगे नहीं चला, और लगाओगे नहीं चला, और लगाओगे नहीं चला, और लगाओगे नहीं चला, और लगाओगे बस मोशन उसने शुरू कर दिया, और लगाओगे मोशन वो शुरू कर दिया, मोशन स्टार्ट हो गया। अब जब वो मोशन स्टार्ट करता है, वो स्लाइड करना शुरू कर देता है, तो अब आपको ज्यादा ताकत, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एफर्ट लगाते रहना है, कम एफर्ट लगाते रहना है, कम ताकत लगाते रहना है, और वो जो कार्टन है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि जब मोशन शुरू हो जाता है तब ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मोशन शुरू हो जाता है तब ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगता है, ज्यादा वैल्यू फ्रिक्शन की नहीं रहती। जब मोशन शुरू हो जाता है तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है? जब मोशन शुरू हो जाता है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बेटा, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एफके, वो कम होता है। आपने देखा वो कम होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जब मोशन शुरू हो गया, कार्टन मोशन शुरू कर दिया, तब आपको ज्यादा ताकत, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ताकत लगाए रखोगे, वो बॉडी, वो कार्टन चलता रहेगा, चलता रहेगा, स्लाइड करता रहेगा। ऐसा होता है ना? कभी आपने ध्यान दिया कि मोशन शुरू होने के बाद ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने देखा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कम होती है। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने का कोई फॉर्मूला है? यस, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला है, दैट इज म्यू के एन। म्यू के क्या होता है? म्यू के होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एन क्या है? एन है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि जब वो मोशन शुरू हो जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, इतना एफर्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, मोशन वाला फ्रिक्शन कम है, वैल्यू, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो ज्यादा होती है। आपको पता है, लगा रहे लगा रहे लगा रहे लगा रहे लगा रहे, बहुत ज्यादा लगा रहे, अब बॉडी चलने ही वाली है, उस टाइम आपने सबसे ज्यादा एफर्ट लगाया, और जब वो चल चुकी होती है, स्टार्ट कर देती है मोशन, तब ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना। तो हमने देखा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो ज्यादा है, बॉडी जब चल देती है, काइनेटिक फ्रिक्शन वो कम है। तो जाहिर सी बात है, इस रिलेशन से पता चलेगा हमको कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है म्यू के, वो लेस देन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू एस से। म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होगी। अब इन्होंने बोला है कि भैया म्यू के की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और म्यू के की वैल्यू क्या होती है? हमेशा लेस देन 1 होती है। यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ना 0 से कम होगा, या तो 0 होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 1 होगा,
और या तो 1 के बराबर हो। इन ऑलमोस्ट केस यूके इज ऑलवेज इज आल्सो लेस देन 1, ये इन्हीं के बीच लाई करती है। frictionless in practice however it can never be reached perfectly in almost all cases mu k is also less than 1। ठीक है, पीछे भी क्या बोला था इन्होंने, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इंपीडिंग मोशन, अप्लाइड फोर्स, कहीं वैल्यू नहीं दी, तो इन्होंने नहीं बताया, हम बता देते हैं आपको कि या तो वो 0 होगा या तो वो 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और या तो वो 1 होगा या तो 1 से कम होगा, यानी 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर। लेकिन रियल लाइफ में कभी भी फ्रिक्शन आपका क्या होता है, जो वैल्यू होती है, अच्छा एक तो एक्चुअल में हमेशा लेस देन 1 ही रहता है, सॉरी ये नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1। हाँ लेस देन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्या बोला है उन्होंने, सम स्पेशल टायर सरफेसेस यूज्ड फॉर कार रेसिंग दो हैव अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद रोड दैट कैन सिग्निफिकेंटली एक्सीड 1। स्पेशल केस होते हैं कि जिसमें वो स्पेशल मटेरियल यूज किए जाते हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जिसका फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा होता है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम एक जनरल केसेस की बात कर रहे हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो 0 और 1 के बीच वैल्यू करता है। अच्छा, ये भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0 हो जाए, यानी कि अगर ऐसा होगा तो फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं, मोशन में फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं, तो आपको एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने एक बार मोशन शुरू कर दिया, वो बॉडी चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, जिंदगी भर चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। आपने धक्का दिया, नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, फिर एक केस में बस चलने ही वाली है, फिर थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाया, वो बॉडी चलना शुरू कर दी। और अगर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0 हो गया तो क्या होगा कि जब वो चलना शुरू कर देगी तो वो चलती ही रहेगी, आगे जाती ही जाएगी, जाती ही जाएगी, जाती ही जाएगी, जिंदगी भर आगे जाती जाएगी। अब ऐसा तो भैया घोस्ट वोस्ट हो तो शायद हो पाएगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली बोलने को बोल दिया जाता है कि 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन रियल लाइफ में कभी भी 0 नहीं होता है, फ्रिक्शन 0 नहीं पॉसिबल है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पॉसिबल नहीं है। हाँ बेटा, सर स्पेस में भी तो फ्रिक्शन 0 होता है, तभी तो वहाँ जो चीजें हैं वो चलती जाती हैं। हाँ तो स्पेस में बिल्कुल, वेरी गुड, हाँ स्पेस को मैं बाहर निकाल के बात कर रहा था, अगर आप पूरे यूनिवर्स में ले लेंगे तो यस वेरी गुड, दैट्स फाइन। स्पेस में ऐसा पॉसिबल है, स्पेस में क्या होगा, आपने ऑब्जेक्ट को मोशन दिया थोड़ा सा, वो तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हाँ स्पेस को अगर आप ले लोगे तो बिल्कुल सही बात है, हाँ गुड, मैं स्पेस को निकाल के बात कर रहा था, आप स्पेस इंक्लूड करके बात कर रहे हो, एंड दैट्स फाइन, वेरी गुड। और फिर वो डायरेक्शन बताया, डायरेक्शन तो आपको हमेशा याद रखना है, बट इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि जो डायरेक्शन होता है फ्रिक्शन का, चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो, वो हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है, रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। तो आपको हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन बनाना है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं लिखा होगा पैरेलल टू द सरफेस, और कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। अब आपको ये समझना है कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगा वो हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट होगा। क्या मतलब हुआ, अब अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखोगे कि एक ब्लॉक है बी, जिसके ऊपर एक ब्लॉक ए रखा है, ब्लॉक बी 20 की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है और ब्लॉक ए 10 की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से ऐसे ब्लॉक बी रखा है और यहाँ पे ब्लॉक ए रखा है। ब्लॉक बी 20 की स्पीड से आगे जा रहा है और ब्लॉक ए 10 की स्पीड से आगे जा रहा है। अब ये ब्लॉक ए बी के कांटेक्ट में है, तो बी से रिलेटिव मोशन देखेंगे, बी से रिलेट करके मोशन देखेंगे, बी की रिस्पेक्ट में मोशन देखेंगे। अब बी की नजरों से मोशन देखेंगे, अब बी की अपनी खुद की नजरें हैं नहीं, खुद का उसकी जबान है नहीं, तो बी तो बताएगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक पर्सन को, मिनी पर्सन को बैठा देता हूँ, मैं ही हूँ, मिनी मिनी सर है, मिनी नुमान है, ये बैठ गया यहाँ पे और ये देख करके बता रहा है कि ए का मोशन कैसा है, क्या ए इसके पास आ रहा है कि ए इससे दूर जा रहा है। अब जब ये मिनी पर्सन यहाँ बैठेगा, बी पर बैठ करके ए का मोशन बताएगा, यानी कि ए का मोशन, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बात करेंगे हम, तो वो किस साइड होगा, क्या वो ए इस पर्सन के पास आते दिखेगा या वो ए इस पर्सन से दूर जाते हुए दिखेगा, ये आपको बताना है। बट बताते हुए ये ध्यान रखना है कि जिस ब्लॉक पर ये पर्सन खड़ा है बी, वो 20 की स्पीड से चल रहा है, ज्यादा स्पीड से चल रहा है, और ए
10 की स्पीड से चल रहा है, कम स्पीड से चल रहा है। दूर जाते हुए दिखेगा। हाँ, ये दूर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि जिस जगह पे वो खड़ा है ना, जिस ब्लॉक पे वो खड़ा है, वो ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, 20 की स्पीड से आगे भाग रहा है। और जो ब्लॉक ए है वो क्या है, वो किसकी स्पीड से, 10 की स्पीड से भाग रहा है। इसका एक एग्जांपल ले लो कि मान लो एक ट्रेन है और ट्रेन चल रही है 20 की स्पीड से, ठीक है, और इस ट्रेन पर मैं खड़ा हूं हीरो बन के, और ट्रेन पर एक बाइक है, बाइक, लेकिन नहीं, ट्राई पे बाइक करेंगे तो तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना मान लो कि इस पर एक ऐसा मोटर लगा है, एक ऐसा इंजन लगा है जो इसकी एक्चुअल स्पीड बना दे रहा है 10 की स्पीड से। तो अब ध्यान दोगे कि भैया ये तो 10 की स्पीड से आगे आ रहा है, और मैं जिस ट्रेन पे खड़ा हूं वो तो 20 की स्पीड से आगे जा रहा है। तो मेरे से इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी कि डिक्रीज होती जाएगी? वो मेरे पास आता जाएगा, मुझसे दूर जाता जाएगा? सर दूर। दूर जाता जाएगा। अगर इस चीज को अभी भी नहीं समझ में आया है तो हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन निकाल लेते हैं। VAB क्या होगा बेटा मैथमेटिकली? VA माइनस VB। VA ए की स्पीड कितनी है बेटा? 10 लिख दिया, माइनस VB B की स्पीड कितना है बेटा? 20 लिख दिया। 10 माइनस 20 की बात करेंगे तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये ब्लॉक ए जो है मुझे माइनस यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में 10 की स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, मुझसे पीछे जाता हुआ, मुझसे दूर जाता हुआ दिखेगा मैथमेटिकली। और वैसे भी समझ सकते हो कि भाई मैं जिस ट्रेन पर हूं या मैं जिस ब्लॉक पर हूं वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है, और मेरे सामने जो ब्लॉक है वो कम स्पीड से चल रहा है, तो मुझसे उस ब्लॉक की डिस्टेंस बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, वो मुझसे पीछे जाता ही जाएगा, पीछे जाता ही जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस पे रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट डायरेक्शन में। बी से रिलेटिव मोशन, बी से रिस्पेक्ट, बी के रिस्पेक्ट मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में है कि राइट डायरेक्शन में है? लेफ्ट। तो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए वो किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? ब्लॉक ए पर राइट डायरेक्शन। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी, राइट डायरेक्शन। और जब ब्लॉक ए पर राइट डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। हालांकि ग्राउंड से आप तुम देखोगे तो ग्राउंड के हिसाब से वो तो 10 की स्पीड से आगे जा रहा है, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में, बी के से रिलेट करके बी के विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो वो पीछे जा रहा है। और फ्रिक्शन डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन पर, वो पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर आगे की तरफ है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर एक बॉडी पर आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है तो बी बॉडी पर फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए बेटा? पीछे की तरफ लगना चाहिए। एक्शन रिएक्शन फोर्स। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो आपको ध्यान रखना है एक्शन रिएक्शन फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि एक बॉडी पर आगे की तरफ लग रहा है तो दूसरी बॉडी पर सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो और ग्राउंड से बात करें, अगर मैं ग्राउंड पर खड़ा होकर के इस ब्लॉक बी को देखूंगा तो ब्लॉक बी तो आगे की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन लगाएगा किधर? पीछे की तरफ लगाएगा। हाँ, ठीक है ना। ग्राउंड पर खड़ा होकर बी को देखूंगा तो ग्राउंड पर खड़ा होकर बी को देखूंगा तो वो आगे की तरफ आ रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। जब वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, रिलेटिव मोशन टू द ग्राउंड राइट हो रहा है, तो वो बॉडी पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट लगेगा। बात समझ में आई क्या? तो ब्लॉक बी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ऊपर वाला ब्लॉक लगा रहा है फ्रिक्शन F बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एक ग्राउंड लगा रहा है फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में FG। और ब्लॉक ए पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रिक्शन लग रहा है, एंड दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन में F। यहाँ पर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में F लगा दी है। डायरेक्शन समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कुछ पूछना है यहाँ तक? क्योंकि डायरेक्शन समझ लो। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ ले फिर क्वेश्चंस लगाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो हमारे पास एक ग्राफ है, फोर्स जो आपने अप्लाई किया है, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हमने वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस पर बना दिया। तो होगा क्या कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स किया 10 न्यूटन पे, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन पे लगा। फिर मैंने 20 न्यूटन का कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स भी सेल्फ एडजस्टिंग 20। फिर मैंने 30 का किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी एडजस्ट होके 30। फिर मैंने 35 किया तो एडजस्ट होके फ्रिक्शन फोर्स भी 35।
फिर मैंने 45 कर दिया, फ्रिक्शन फोर्स भी 40, फिर मैंने 50 कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स भी एडजस्ट होकर के 50 पहुंच गया। लेकिन ये वो वैल्यू है जहां पर बॉडी का मोशन अबाउट टू स्टार्ट, बस मोशन करने ही वाला है, यानी कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है स्टैटिक फ्रिक्शन, बस चलने ही वाला। अब जैसे ही मैंने क्या किया, ये बढ़ाया, अप्लाइड फोर्स 51 न्यूटन किया, तो बॉडी किस में आ गई, अब बॉडी आ गई मोशन में। और जब बॉडी मोशन में आ जाती है तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है, तब लगता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू से कम हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाता है। तो अब आप देखोगे कि इसकी वैल्यू कम हो गई है। और आगे बढ़ाऊंगा मैं तो हो सकता है और आगे कम हो जाए, हालांकि इस पर डिपेंड नहीं करता है, उसके बाद कम होकर के एक फिक्स हो जाता है। ये डिफरेंट ग्राफ है, कुछ और कंसेप्ट में बताया गया है, बहुत ही जनरल ग्राफ है जिसके बारे में बहुत ज्यादा हमको नहीं पढ़ना। अब जब ये मोशन करता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, वो लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला है, एफ के का कोई फॉर्मूला है, यस एफ के का फॉर्मूला है, दैट इज म्यू के एन। और जब ये मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा था तब कोई फॉर्मूला था, यस मैक्सिमम फ्रिक्शन का जो है फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है, म्यू एस एन। और जो पीछे यहां पर लग रहे थे फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। जितना आप लगाओगे एग्जैक्टली वो भी लगा देगा अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। यहां तक बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहता है कि जो मैग्नीट्यूड होगा फ्रिक्शनल फोर्स का वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स। हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो काइनेटिक कोफिशिएंट होता है और नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, जो भी केस होगा, इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब जो ये म्यू है वो कोफिशिएंट है, वो एक कांस्टेंट है और ये इक्वल है। हम जब भी इक्वल और कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। आपने पढ़ रखा है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं इक्वल्स और कांस्टेंट आता है, इक्वल और कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। तो हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि अगर मैं एक ब्लॉक को ऐसे रखूं और दूसरा ब्लॉक ये भी 5 किलोग्राम का है, ये भी 5 किलोग्राम का है, दोनों केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स F सेम होगा, दोनों केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स F सेम होगा, दोनों केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस होंगे और वो एक्सेप्शंस क्या होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मोस्ट केसेस में, जनरल केसेस में हमेशा वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। एरिया बढ़ाओ चाहे एरिया घटाओ, फ्रिक्शन फोर्स को कोई लेना देना उस बात से नहीं है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, सरफेस पर इंडिपेंडेंट होता है, एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है किस पर, रफनेस ऑफ द सरफेस पर, किस सरफेस पर रफ कर रहे हो। अगर आप एक सड़क पर बॉडी को स्लाइड करा रहे हो और आप अपने घर में जो फ्लोर है उस पर स्लाइड करा रहे हो तो फर्क होगा। सड़क पर का जो फ्लोर है वो काफी रफ है और जो आपके घर में जो फ्लोर है वो काफी स्मूथ है। तो वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स की किस टाइप का सरफेस है, जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, जिससे म्यू की वैल्यू निकल करके आती है। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट से, लेकिन वो हमेशा सही नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता हो, यानी कि आपने बढ़ा एक बॉडी जिसका 5 किलोग्राम का मास है वो 10 की स्पीड से चल रहा है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। और एक और बॉडी है जो कि सेम साइज सेम एरिया की है, 5 किलोग्राम की है, वो 100 की स्पीड से चल रही है तो उस पर भी सेम फ्रिक्शन लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में सेम फ्रिक्शन लगेगा F। वेलोसिटी घटाओ चाहे बढ़ाओ डिपेंड नहीं करता है, फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट है, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, तो सेम बात होगी यहां पर भी। लेकिन कुछ केसेस में है ऐसा कि डिपेंड करेगा, एंड दैट इज समथिंग एल्स, हम पढ़ाएंगे। लेकिन 99 केसेस में 99% में वही सेम बात है। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो टेंजेंशियल होता है, यानी कि अगर मैं कभी भी फ्रिक्शन का
मैं बना रहा हूं कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स का वेक्टर, तो मैं उन दोनों सरफेस को टच करता हुआ एक वेक्टर बनाता हूं, दैट इज टेंजेंशियल। वो आप हमेशा बनाते आओगे कि टेंजेंशियल बनाए करो कि इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और इस ग्राउंड पर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में एफ लगेगा, ये ब्लॉक पर ऐसे लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा टेंजेंशियल बनाए करो, टच करता हुआ वेक्टर बनाएगा। ये केस आप पढ़ चुके हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो किसी भी वैल्यू तक जा सकता है, बिटवीन 0 और उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से या तो कम होगा या तो उससे बराबर पहुंच सकता है, मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं जाता, तभी तो जाहिर सी बात है उसका नाम मैक्सिमम है। और या तो वो 0 से बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। इन प्रैक्टिकल लाइफ 0 के बराबर नहीं हो सकता, फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप स्पेस में चले जाओगे तो फिर वहां हवा है ही नहीं, तो वहां आप कह सकते हो फ्रिक्शन। लेकिन अर्थ पर की बात करूं तो इन प्रैक्टिकल ऑफ अर्थ लाइफ वहां पर 0 नहीं हो सकता। कितना भी आप ऑयल कर लो, अपने पूरे फ्लोर पे ऑयल लगा लो, साबुन लगा लो, जितना ग्रीस पहुंचा लो, लेकिन कभी भी आप 0 फ्रिक्शन नहीं पहुंचा सकते। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, बता रखा है आपको। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर क्या होता है कि जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो अपने आप को एडजस्ट करके बढ़ाता जाएगा। जो म्यू के और म्यू एस की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड कर रही है। अगर रफ सरफेस है तो म्यू के म्यू एस की वैल्यू ज्यादा होगी, लेस सरफेस है तो म्यू के म्यू एस की वैल्यू कम होगी। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ऑब्जेक्ट की वो डिपेंड करती है रिलेटिव मोशन पर। जो ये लिख रहे हैं उस पर मत ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव मोशन पर डिपेंड कर रहा है। इनका कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल मोशन होता है वो रिलेटिव मोशन होता है और रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। अब आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप लोगों से पूछा जाए एक सवाल, बहुत अच्छा, दूसरे बैच में बच्चे ने पूछा था। अब आप लोग मुझे बताओगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 न्यूटन है या 5 किलोग्राम है, जो भी है, m किलोग्राम है, जो भी है इस ऑब्जेक्ट का मास, इस पे मैंने लगाया 1 न्यूटन का फोर्स, तो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में। फिर मैंने इंक्रीज करके 2 न्यूटन बढ़ा हो गया, तो ये भी इंक्रीज करके कितना हो गया बेटा, 2 न्यूटन हो गया। फिर उसके बाद इंक्रीज करके मैंने 3 न्यूटन कर दिया, तो ये भी इंक्रीज करके 3 न्यूटन हो गया। उसके बाद इंक्रीज करके मैंने 4 न्यूटन कर दिया, तो ये भी इंक्रीज करके 4 न्यूटन हो गया, और ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद जैसे ही मैंने 4.1 न्यूटन किया तो बॉडी आ गई किसमें, मोशन में आ गई। अब बॉडी मोशन में आ गई। अब जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है कि उससे कम होती है? उससे कम होती है। तो मान लेते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन से कम है, मान लेते हैं 3 न्यूटन का है फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं 2 न्यूटन का है फॉर एग्जांपल। अब किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि सर अगर हम वापस से इसको 4 न्यूटन कर दें, 4.1 पे ले गए थे तो मोशन में आ गया था, वापस से हम अपने फोर्स को कम कर दे, 4 न्यूटन को कर दे, तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन में कुछ चेंज आएगा कि नहीं चेंज आएगा, कि क्या होगा मामला? आप लोग बताएंगे ये बात मुझे सोच करके। क्वेश्चन ये है कि क्या काइनेटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन की वैल्यू 2 न्यूटन रहेगी, कि 2 न्यूटन से बढ़ जाएगी, कि 2 न्यूटन से घट जाएगी, कि क्या होगा? सर सेम ही रहेगी। हाँ, सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि बॉडी मोशन में आ गई थी, मोशन में आने के बाद आपने उसको 4.1 से जब 4 किया तो अभी भी किसमें है बेटा, अभी भी वो मोशन में। तो यानी अभी भी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो अभी भी 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। वो लड़का कहता है कि सर मैं और घटा दूं, 3 न्यूटन कर दूं, तो अभी भी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी, अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर अभी भी सेम रहेगी। सेम रहेगा। अब बात करते हैं कि अब वो 2 न्यूटन कर देता है, तो अब क्या होगा मामला स्पेशल। अब इस ऑब्जेक्ट पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और बॉडी किसमें थी, मोशन में थी। 2 न्यूटन का जब 3 न्यूटन से जब मैंने 2 न्यूटन कर दिया तो भी बॉडी किसमें है बेटा, मोशन में। और इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है बेटा,
2 न्यूटन लग रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी किस में है? मोशन में। मोशन में है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पे बताओ नेट फोर्स कितना है इस टाइम बॉडी पर? नेट फोर्स बताओ भाई। नेट फोर्स क्या होता है? सारे फोर्सेस का एडिशन होता है। दो ही फोर्सेस दिख रहे हैं तुमको, उन दोनों फोर्सेस का एडिशन कितना हो जाएगा? अरे बेटा, डायरेक्शन भी तो होता है। एक राइट साइड में लग रहा है तो +2 न्यूटन, एक लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो -2 न्यूटन। तो फिर नेट फोर्सेस का एडिशन कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। 0। हाँ, तो फिर ये बात तुम लोग कैसे गलत बता रहे हो? 4 न्यूटन कैसे कह दे रहे हो इतना पढ़ाने के बाद? तो सारे फोर्सेस का एडिशन कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। तो यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा फिर? अगर नेट फोर्स 0 है तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। नेट फोर्स आपने निकाला 0 न्यूटन। नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू नेट एक्सेलरेशन 0 न्यूटन। मास को उधर डिवीजन में भेज दोगे तो 0/मास कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। अगर नेट एक्सेलरेशन 0 है तो इसमें दो केस बनता है। कौन कौन सा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के या नेट एक्सेलरेशन एक ही बात होती है। इक्विलिब्रियम के दो केस। इक्विलिब्रियम के भी होगा, या तो ये रेस्ट पर होगा या तो मोशन। यूनिफॉर्म। अब जाहिर सी बात है, ये बॉडी किस केस में बात कर रहे थे हम लोग? मोशन पर। मोशन में। तो इसका मतलब ये बॉडी रेस्ट पर तो नहीं है। अब ये बॉडी किस केस में है? यूनिफॉर्म। हाँ, तो जब आपने फोर्स रिड्यूस किया, काम करते 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 जब वो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन वाले की वैल्यू पर ले आए तो नेट फोर्स 0 हो गया, यानी कि नेट एक्सेलरेशन 0 हो गया। यानी कि ये वो केस बन गया जब बॉडी किस में आ गई? यूनिफॉर्म मोशन में आ गई। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये फिक्स स्पीड से आगे बढ़े। मैं कह रहा हूं अब और कम कर दिया मैंने, 1 न्यूटन कर दिया। अब अगर मैं इसको 1 न्यूटन कर दूंगा तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस बॉडी पर? नेट फोर्स निकालने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ये एक 1 न्यूटन का राइट साइड में लग रहा है, 2 न्यूटन का लेफ्ट साइड में लग रहा है। टोटल फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स कितना? -1 न्यूटन। ठीक है, जो नेट फोर्स लगेगा -1, बताया कि नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और बॉडी का मोशन आगे की डायरेक्शन में हो रहा था। यानी कि ये एक्सेलरेशन का केस हो गया कि रिटार्डेशन का केस हो गया? रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन का केस हो गया। यानी अब क्या होगा? बॉडी धीरे 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 क्या हो जाएगी? किस में आ जाएगी? मूव करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते, रिटार्ड होते होते रेस्ट में आ जाएगी। नई बात आई क्या समझ में? क्या बोला मैंने, क्या समझाया? यस सर। हाँ, तो जब और कम कर दिया हमने तो चूंकि मोशन में है, मोशन में क्या लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितने का लग रहा है? 2 न्यूटन का। वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक फिक्स वैल्यू आती है म्यू के एन। ठीक है, तो वो 2 न्यूटन का लग रहा है। आपने जो फोर्स लगाया वो काफी कम है, तो नेट फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहा है। और नेट फोर्स यहाँ पर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि रिटार्डेशन का केस लग रहा है। तो बॉडी धीरे धीरे चलते चलते रिटार्ड होते होते रेस्ट में आ जाएगी, रिटार्ड होते होते स्टॉप हो जाएगी। बात समझ में नहीं आई क्या? सर आ गई। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था जिससे कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो सकता है। आप लोग भी ऐसे सवाल पूछा करो। A block of mass 1 kg sliding on a rough platform with velocity 2 की वेलोसिटी से ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है। आपको बताना है कि, और इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 1 न्यूटन का। अब आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड बाय ब्लॉक। अब आपको बताना है कि इस ब्लॉक पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन, चूंकि ये मोशन में है तो जो फ्रिक्शन लगेगा कौन सा फ्रिक्शन कहलाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। किस डायरेक्शन में लगेगा? इस बॉडी पर राइट डायरेक्शन में लगाऊं मैं? राइट डायरेक्शन में लगाऊं, राइट साइड डायरेक्शन में कि लेफ्ट साइड डायरेक्शन में लगाऊं? राइट में। इसका रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है? राइट साइड डायरेक्शन में हो रहा है कि लेफ्ट साइड डायरेक्शन में हो रहा है?
रिलेटिव मोशन का मतलब इसकी वेलोसिटी किस साइड है, वही चीज Right बताती है कि side. वो Right मूव side. किस साइड कर रहा है। मूव किस साइड कर रहा है वो, राइट साइड Right मूव side. कर रहा है। हाँ, तो रिलेटिव मोशन किस साइड हुआ, ब्लॉक से रिलेटिव Left मोशन side. किस साइड हुआ, राइट साइड। Left तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगना चाहिए इस बॉडी पर, लेफ्ट साइड में, इसमें लेफ्ट लेफ्ट side. साइड में। तो इस ब्लॉक पर रिलेटिव, चूंकि रिलेटिव मोशन राइट साइड में है, बॉडी आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी राइट साइड में है, तो इस वजह से रिलेटिव मोशन चूंकि आगे की तरफ है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ब्लॉक पर, तो इस ग्राउंड पर किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, इस ग्राउंड पर किस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगना चाहिए। ना कंफ्यूज क्यों हो तुम लोग। मैंने यहां बताया था कि अगर ए बॉडी पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, अगर एक बॉडी पर फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है, तो जो दूसरी बॉडी उसके साथ कांटेक्ट में है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, एक्शन रिएक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग, फ्रिक्शन फोर्स उस पे राइट साइड में लगेगा। यहाँ पे भी शायद मैंने बताया था कहीं पर कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कहाँ बताया था मैंने, यहाँ पे बताया था कि अगर इस बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, तो ग्राउंड पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट साइड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का लगेगा। ये बात नहीं समझ में आई थी क्या तुम लोग को, ये क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। सब सर अब पता चल गया। बेटा अभी बताया तो था आप लोग को कि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स पर बेस्ड है। यहाँ भी बताया तो था आप लोग को कि क्या होता है कि डायरेक्शंस आर अपोजिट एंड देयरफॉर कांटेक्ट फोर्सेस ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहाँ भी बताया था कि अगर फ्रिक्शन फोर्स एफ आगे की डायरेक्शन में लग रहा है ब्लॉक पर, तो ग्राउंड पर मैंने किधर बनाया था, एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, अगर एक ब्लॉक पर आगे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो ग्राउंड पर पीछे की तरफ लगेगा रिएक्शन, पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ में मैंने ब्लॉक पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाया है, तो ग्राउंड पर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाया है। यहाँ पर भी मैंने चलो बस यहीं पर बनाया मैंने, और कहीं आपको ग्राउंड वाला नहीं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। अब तुम्हें ब्लॉक पर पता चल गया कि ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ग्राउंड पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए, लेफ्ट डायरेक्शन में कि राइट डायरेक्शन में, राइट राइट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो बस लिख दो कि ऑन द ब्लॉक किधर लग रहा है, लेफ्ट वर्ड लग रहा है, और ऑन द ग्राउंड किस पर, किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट वर्ड लग रहा है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट पीछे आपको हमने बताया था। अच्छा बेटा, दिल्ली में कैंप लग रहा है, दिल्ली वाला कैंप कब है पता नहीं, मुझे नहीं पता, बात करते हैं अभी इसकी, पहले हम थोड़ा क्वेश्चन करें। वो ट्रिप है कब बेटा, सर, वो कैंप नहीं है, वो तो वैसे ही है एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक शोन इन द फिगर बिफोर इट स्टॉप्स। अच्छा, अब ये बॉडी का रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट डायरेक्शन में कि लेफ्ट डायरेक्शन में, जबकि वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकंड राइट डायरेक्शन में। सर राइट डायरेक्शन में। हाँ, रिलेटिव मोशन राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इस ब्लॉक पर, लेफ्ट में, लेफ्ट डायरेक्शन में। इस ग्राउंड पर फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट में। राइट में। ग्राउंड से मतलब नहीं, तुम्हें बनाने का। अब चूंकि ये मोशन में है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक की काइनेटिक, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू के इनटू एन। म्यू के इंटू एन। एन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एन एन ना नाम लिख करके मैं आर लिख रहा हूँ, म्यू के आर, तो आर आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे मोशन हो रहा है क्या बॉडी का, कि ऊपर नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, बॉडी ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है क्या, नो सर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब ऊपर का फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे का फोर्स। ऊपर का फोर्स क्या है, आर, नीचे का फोर्स कितना है, 100 न्यूटन। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन। बस इतना। आपको टाइम क्यों लग रहा है, म्यू के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5। और आर कितना हो गया,
100 तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन का। इस बॉडी पर एफबीडी बनाओ। इस बॉडी पर 10 किलोग्राम की बॉडी पर मुझे एक फोर्स दिखा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स दिखा है एफ के। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स दिख रहा है क्या? नो सर। अगर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं दिख रहा है तो एक फोर्स और सारे फोर्सेस का एडिशन एफ नेट के बराबर होता है, विच इज मास इनटू ए नेट। एफ के की वैल्यू हमने निकाल रखी है कितनी? 50। मास कितना है इसका? 10 ए नेट। तो ए नेट यहां से कितना हो जाएगा? ए नेट कितना हो जाएगा यहां से? सर 5 5 हो जाएगा ए नेट। ये तो जल्दी जल्दी बताया करिए आप लोग। अब मोशन वेलोसिटी बॉडी की राइट डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कितना? 5। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ले सकते हैं। ये बात यस सर। ठीक है। बस अब आपको पूछा गया है कि डिस्टेंस ट्रैवल बताना है। तो ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दी गई है और जब वो स्टॉप करेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बॉडी जब स्टॉप करेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? भाई जब बॉडी स्टॉप करेगी, रुक जाएगी बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी रुकने पर? 0 सर हो 0। जाएगी। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अभी वेलोसिटी दे रखा है 10। एक्सेलरेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी को कम करते 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 वो उसको वेलोसिटी को 0 कर देगा, रोक देगा। आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस यानी कि एस। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन में कि आपको एस पता है, एस निकालना है, वी पता है, आपको यू पता है, आपको ए पता है। इन चारों में कौन सा रिलेशन लग जाएगा? भैया वी है, यू है, ए है, एस है। वी यू ए एस में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? कोई इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला है जिसमें वी यू ए एस आता है? यस सर। बताइए। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। आज तो इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? वी स्क्वायर की वी की वैल्यू डाल दो 0 स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, यू स्क्वायर की जगह डाल दो 10 का स्क्वायर विच इज 100, इक्वल्स की जगह इक्वल्स, 2 की जगह 2। एक्सलेशन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हमने -5 ले लिया और एस रहने दिया। यहाँ पे मैं ज्यादा प्लस माइनस कर नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल और डायरेक्ट है। जब मैं आपको मोशन पढ़ाता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाता हूँ और जो 1D मोशन पढ़ाता हूँ, तब मैं वहां बहुत स्पेसिफिक रहता हूँ प्लस माइनस को लेकर। यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल नहीं है, तो यहाँ पे आप बस समझ लो कि लेफ्ट डायरेक्शन में है तो माइनस लिख दिया। तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन देना चाहिए ध्यान, ये आपके लिए बेटर होगा। इस वजह से आसानी के लिए हम ज्यादा बहुत ध्यान नहीं दे रहे। तो भैया कैंसिल होके एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10 10 मीटर। तो ये आपको निकालना था। बात समझ में आई? यस सर। फ्रिक्शन फोर्स निकाला हमने, एक ही फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से एक्सेलरेशन निकाला। अब जाहिर सी बात है फ्रिक्शन फोर्स एक ही फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जो एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन आएगा वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस ले लिया, बस जो पूछा था और जो दे रखा था उस हिसाब से हमने डिस्टेंस निकाल लिया। तो बहुत बड़ी चीज है ये। चलो यहाँ पर देखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक। डिस्टेंस फिर से पूछा है बाय द ब्लॉक ऑन द इंक्लाइंड बिफोर इट स्टॉप। तो जब स्टॉप करेगा तब क्या होगा? वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी 0 हो जाएगी फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक 10 दे रखा है। अब जाहिर सी बात है इसका अब जो रिलेटिव मोशन बेटा बताओ इसका किस डायरेक्शन में हो रहा है? अप टू अप द प्लेन हो रहा है कि डाउन द प्लेन हो रहा है? अप। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? अप द प्लेन कि डाउन द प्लेन? डाउन द प्लेन। बॉडी पर फ्रिक्शन डाउन द प्लेन। बॉडी मोशन में है कि स्टैटिक है? फ्रिक्शन कौन सा लगना चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन कि स्टैटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक। हाँ ठीक है, तो निकाल लो काइनेटिक फ्रिक्शन का। ये दे रखा है कितना है, क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक फ्रिक्शन का?
क्योंकि एन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पता है तुम लोग गड़बड़ क्या करोगे, एन रख दोगे mg की वैल्यू ना। अब इस बॉडी पे हम बना लेते हैं फोर्सेस। ऊपर की तरफ क्या लगता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन, आर लिख रहा हूँ, एन थोड़ा सा ना न्यूटन से कंफ्यूज कर देगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर। और बॉडी पे खुद का वेट लगता है mg, जिसके दो कंपोनेंट आते हैं। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे क्या आता है, mg cos theta थीटा। थीटा कितना है 37 और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है यहाँ पे कितना, mg sin थीटा। अब ये इस डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है क्या, ऐसे ऐसे अपवर्ड मोशन कर रही है कि इक्विलिब्रियम में, वर्टिकल डायरेक्शन में, टेढ़े वाले वर्टिकल, टेढ़े वाले वाई एक्सिस में, इक्विलिब्रियम में। यानी कि ऊपर का फोर्स R इज इक्वल्स टू नीचे का फोर्स M। अच्छा, जब मैंने M यहाँ पे क्या किया था, mg लिखा था मैंने, तो जब मैंने उसको रिजॉल्व कर लिया इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, तो मैंने इसको हटा दिया, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है जब रिजॉल्व कर लिया। अब बताओ कि चूंकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर नहीं रही है, तो इसका ऊपर का मोशन, ऊपर का फोर्स R इक्वल्स टू cos 37। मास कितना है बॉडी का, दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, m लिख देंगे। g की वैल्यू कितनी होती है 10। cos 37 याद है किसी को, ट्रायंगल याद रखने को बोला था, ये 37 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी 4 नहीं, 37 के सामने 3, 37 के नीचे 4, और ये कितना हो जाएगा 5 तो cos 37 कितना होगा 4.5। sin 37 कितना होगा 3/5 cos 37 की वैल्यू क्या बताया तुमने, यहाँ पे रखो कितना है 4/5 4/5, 5 2 10, 2 4 8, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 8m। करेक्ट है बात यहाँ तक, यस सर। हाँ ठीक है। उसके बाद अब देखो कि इस बॉडी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस टेढ़े वाले डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो फोर्स लग रहा है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं टेढ़े डायरेक्शन में, इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कौन कौन से, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताओ। सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और mg sin 37। हाँ No, दो sir. फोर्सेस लग रहे हैं, हाँ mg sin 37 सही तो बोला तुमने, एक mg sin 37 और ये fk सही तो बोला, ये दोनों Okay, फोर्सेस तो sir. लग रहे हैं, हाँ सही तो बोला। अब चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये दोनों अपोजिट मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्सेस सब ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, इधर डायरेक्शन में कोई फोर्स, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है नहीं, फोर्स नहीं, वेलोसिटी है वो अलग बात है, लेकिन फोर्स कोई नहीं लग रहा। तो बिल्कुल, अब सारे फोर्सेस का एडिशन किसके इक्वल होता है बेटा, F net। F net इज इक्वल्स टू मास इनटू A net। चलो F k की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं बेटा। F k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू के की वैल्यू कितना दिया है 0.5। 0.5 को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, तो मैं अपने तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो 1/2 r की वैल्यू कितनी थी 8m डाल दिया तो कितना हो जाएगा 4m। F की वैल्यू में डाल दिया फ्रिक्शन फोर्स की 4m। और ये क्या बोला था तुमने, mg sin 37 बोला था ना, देखो मैंने sin 37 लिखना भूल गया, ठीक है। m तो मुझे पता नहीं है, m लिख दूंगा। g की वैल्यू कितनी है 10। sin 37 की वैल्यू कितनी है 3/5 3/5 इज इक्वल्स टू m इंटू A net। अच्छा बेटा 5 2 10, 2 3 6, तो 4m प्लस 6m इज इक्वल्स टू m इंटू A net। 4m 6m एडअप होकर कितना हो गया बेटा 10m इज इक्वल्स टू m इंटू A net। तो A net कितना हो जाएगा यहाँ से 10 किस डायरेक्शन में लग रहा है, अप द प्लेन डायरेक्शन में लग रहा है कि डाउन द प्लेन डायरेक्शन में लग रहा है। up दोनों फोर्सेस किस डायरेक्शन में थे, ये दोनों फोर्सेस किस डायरेक्शन में थे, सर डाउन द प्लेन। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अप द प्लेन की डाउन द प्लेन। डाउन द प्लेन। जाहिर सी बात है, जो नेट फोर्स आ रहा है वो डाउन द प्लेन है, तो नेट एक्सेलरेशन भी डाउन द प्लेन लगेगा ना बेटा। अब डाउन द प्लेन है तो और
वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, अप द प्लेन है कि डाउन द प्लेन है? अप द प्लेन। हाँ, तो एक्सेलरेशन को उसके सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव ले लूं कि नेगेटिव ले लूं? नेगेटिव। नेगेटिव ले लूं। नेगेटिव। हाँ, अब बता है हमको कि ये फाइनल 0 होना है, इनिशियल वेलोसिटी हमको 10 दे रखा है, एक्सेलरेशन हमको 10 पता है और s निकालना है। तो ये v, ये u, ये a, ये s, इन चारों में क्या रिलेशन है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब पता है v तो भैया स्टॉप होना है, 0 होना है, 0 स्क्वायर माइनस u कितना था 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 की जगह 2, a की वैल्यू कितनी है -10 और s निकालना है हमको। तो -100 इज इक्वल्स टू -20 इंटू s कितना हो जाएगा यहाँ से? 5 मीटर। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस हाँ, सर। वही सेम काम तुम्हें यहाँ पे भी करना है जो आप पीछे एनएलएम में कर रहे थे। एनएलएम में क्या कर रहे थे, सारे इंडिविजुअल फोर्सेस को ऐड कर रहे थे, सारे फोर्सेस का एडिशन क्या हो रहा था, एफ नेट यानी m इंटू ए नेट। यहाँ पे भी वही काम कर रहे हो, बस यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका भी यूज कर ले रहे। नेट एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, बोल दिया स्टॉप हो रही है, बोल दिया डिस्टेंस निकालना है, नेट एक्सेलरेशन निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, बस। ये नहीं हो पा रहा है क्या आप लोगों से? ये मुश्किल है क्या? मुश्किल लग रहा है? नो सर। भाई, ये अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ाओ, अपना जोर बढ़ाओ इस पर, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीवन टू एनीवन, लेकिन अदर बैच के बच्चे बहुत आसानी से इस चीज को कर रहे हैं। मैं किसी को भी नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे आप अच्छे नहीं हो, सब अच्छे हो, लेकिन थोड़ा सा आपको बढ़ाने की जरूरत है, अपने पेस को समझने की जरूरत है। चलो यहाँ पर एक और करो, वही सेम काम करना है, वही सेम चीज करना। आपको ब्लॉक ट्रॉली सिस्टम दे रखा है, जैसा कि हमें बोला गया, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया है कि 0.04 है, किसके किसके बीच, ट्रॉली और सरफेस के बीच। ये ट्रॉली है और सरफेस के बीच कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.04। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है। अब इस सिस्टम को हम मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जा रहा है ए नेट से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो जाहिर सी बात है ट्रॉली आगे की तरफ जाएगी ए नेट से। ये सब ऑब्जर्वेशन तुम लोगों को लिखना होगा, समझना होगा। अब मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि ये, भाई जाहिर सी बात है अगर मैं इसको नीचे की तरफ मान रहा हूं तो ये आगे की तरफ जाएगी। करेक्ट है बात? यस सर। तो बस अब इस पर फोर्स लगाओ। इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? mg mg की वैल्यू दे रखा है, कितना हो जाएगा, 6 है तो कितना हो जाएगा डाउनवर्ड, 60 मीटर। 60 न्यूटन। और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स? नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ पर, किसी से टच में है क्या, कांटेक्ट में है किसी से? ये तो रस्सी से सर, जुड़ी है, टी लगेगा ना, टेंशन टी लगेगा ना बेटा। अब इस बॉडी पर कौन कौन से फोर्स? इस ट्रॉली पर कौन कौन से फोर्स? रस्सी से जुड़ा है ना, तो रस्सी से कौन सा फोर्स से लगेगा? टेंशन। टेंशन किस डायरेक्शन में? अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी। राइट होगा कि अवे फ्रॉम द बॉडी लेफ्ट होगा? यहाँ पे राइट डायरेक्शन होगा कि लेफ्ट डायरेक्शन? राइट हो जाएगा। राइट। अब चूंकि बॉडी ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर किधर लगना चाहिए इस पर? लेफ्ट डायरेक्शन में लगना चाहिए, लेफ्ट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे यहाँ पे? म्यू के इंटू आर। आर, ठीक है। अच्छा, आर कितना हो जाएगा? आर तो देख के बता दोगे तुम लोग कितना है, खुद का बॉडी का वेट कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन। तो और आर ऊपर की तरफ हो जाएगा, और आपको यहाँ से, क्योंकि बॉडी का ऊपर नीचे डायरेक्शन में मोशन हो रहा है क्या ट्रॉली का, नो सर। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि r इक्वल्स टू 200 न्यूटन। चलो म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.04। 0.04। आर की वैल्यू कितनी है? 200। तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा ये? 8 न्यूटन हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे एनएलएम लगाओ।
बॉडी का मोशन नीचे हो रहा है तो नीचे वाला फोर्स को पहले मानते हुए, बड़ा मानते हुए लिखो। कितना क्या लिखूं? 60 न्यूटन माइनस टी इक्वल्स टू 6 इंटू ए नेट। हाँ, ए नेट कुछ यही लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर राइट साइड में मोशन मान रहे हैं तो इस राइट साइड वाले फोर्स को पहले मानते हुए लिखो। क्या होगा इसका? टी माइनस 200। मल्टीप्लाई वगैरह हो करके आ चुका ना बेटा। टी 200 तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, अरे ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो ऊपर का वर्टिकल, ऊपर का फोर्स इक्वल नीचे का फोर्स हो चुका है। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड में टी लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है? ये लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, और फ्रिक्शन फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है ना, कितना? 8। अब फिर से बताओ, इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एनएलएम लगाओ, फिर से बोलो। टी माइनस 8 इक्वल्स टू 20 इंटू ए। बस इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। अगर आप ऐड करोगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड में? सर टी कैंसिल हो जाएगा। ये 60 है और ये -8 है। सम अप होके कितना हो जाएगा? 52। इधर सम अप करो, 6a है 20a है, कितना हो जाएगा? 26 से। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 52 अपॉन 26 कितनी बार में जाएगा 52 से? 26 अपॉन 13 और ये 2 अपॉन 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा ना, तो ये 26 अंदर 26, 26 2 52। तो एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू आ गई? 2 मीटर पर सेकंड। ये कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रहा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। जो एनएलएम पीछे सिखाया था वही तो यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं हम। चलो ये पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो कोई पढ़ो। The limiting force of static friction depends on the area of contact and independent of materials. स्टेटमेंट 2 पढ़ी। Statement 2. The limiting force of kinetic friction is independent of the area of contact and depends on materials. पहले बोल रहे हैं कि जो फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट और इंडिपेंडेंट होता है मटेरियल से। दूसरे में बोल रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट से, डिपेंड करता है मटेरियल से। कौन सा मामला सही हो जाएगा इसमें? कौन सी बात सही हो जाएगी? सर सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड। हाँ, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताओ। सर सेकंड वाला ही। हाँ, सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि पहला ये बोल रहे हैं कि वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, जबकि मैंने पीछे बताया है कि वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया से। और इन्होंने बोला है इंडिपेंडेंट होता है मटेरियल से, जबकि मैंने बताया है कि वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट से, बिल्कुल सही बात, और डिपेंड करता है मटेरियल पर, बिल्कुल सही बात। तो ये स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? सर ये 2024 का आपने अगर इस टाइप का सवाल आ गया तो खटक से कर लो। अब ये क्वेश्चन ये है कि जो पढ़ो बेटा। The vehicles carrying inflammable fluids usually have metallic chains touching the ground. हाँ, तो अब बहुत से ऐसे ट्रक देखे होंगे तुमने जिसमें ऐसे पेट्रोल भरा होता है या H2 गैस भी भरी जा सकती है। उस केसेस में शायद कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि उसके साथ ना एक ऐसे वो रहता है, क्या बोलते हैं, कभी ध्यान दिया हो या नहीं ध्यान दिया हो, एक मेटल की चेन ऐसे लगा दी जाती है और वो ग्राउंड से टच करते हुए जाती है। ऐसा क्यों होता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से? ऐसा क्यों होता है? कौन सा बेटा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा? हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब ये गाड़ी चलेगी ना बेटा, तो हवा के साथ फ्रिक्शन में आएगी, और जब वो हवा के साथ फ्रिक्शन में आएगी ना, तो चार्जेस कलेक्ट हो जाएंगे, चार्जेस जमा हो जाएंगे।
और जब ये चार्जेस मूव करेंगे ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, तो वो छोटा सा स्पार्क बन सकता है। अगर आप लोगों को पता हो कि जो आपके पास लाइटर होता है ना, वो बहुत छोटी सी करंट होती है। छोटी सी करंट का मतलब लाइटर क्या करता है, छोटा सा स्पार्क देता है। छोटा सा स्पार्क का मतलब छोटी सी करंट। और छोटी सी करंट कैसे बनती है? करंट हमेशा चार्जेस के मोशन की वजह से बनती है। तो जब ये हवा से फ्रिक्शन में आएगा, जब ये गाड़ी चलेगी तो हवा के साथ फ्रिक्शन में आएगा, हवा से घिसेगा, हवा से रगड़ खाएगा, जिससे चार्जेस का अक्यूमुलेशन हो जाएगा। चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाएंगे, हवा से चार्जेस आ जाएंगे इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्जेस, या किसी भी तरीके से कि चार्जेस इसके ऊपर आ जाएंगे रगड़ खाने की वजह से हवा से। अब जब ये चार्जेस मूव कर सकते हैं, और अगर ये मूव कर गए तो छोटी सी करंट, छोटा सा स्पार्क बन गया। अब वो छोटा सा करंट, छोटा सा स्पार्क क्या है कि उस इनफ्लेमेबल फ्लूइड, यानी कि बहुत ज्यादा आग लगने वाला फ्लूइड, पेट्रोल हो गया या हाइड्रोजन गैस हो गई या कोई भी ऐसी इनफ्लेमेबल फ्लूइड हो गया, उसमें वो आग लगा सकता है। तो करते क्या है कि एक मेटल की चेन लगा करके ग्राउंड के साथ टच कर देते हैं। होगा क्या कि जब ये इसके ऊपर चार्ज जैसे ही जमा होगा, वो चार्ज इस मेटल की रॉड से ट्रांसफर होकर के जमीन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जमीन का पोटेंशियल होता है 0। अब जब इस पे चार्ज जमा होगा तो इसका पोटेंशियल होगा 1 से ज्यादा, हाइयर पोटेंशियल होगा, जमीन का पोटेंशियल लोअर होगा। ज्यादा से कम पर चार्ज, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर चार्ज मूव कर। एक तरीके से एक जगह पे चार्ज है, एक जगह पे चार्ज नहीं है, तो जहां पे चार्ज है वो वहां से मूव करके बराबर करने के लिए किसमें चला जाता है? ग्राउंड में चला जाता है। अब आप लोग कहोगे ऐसा कैसे हो रहा है कि भाई रगड़ खाने से स्पार्क बन रहा है? आप एक काम कर सकते हो। आप अपने किचन में जाना, अपने किसी पर्सन के साथ, और एक प्लास्टिक की चेयर लेना, प्लास्टिक की चेयर पे बैठ जाना और जमीन से टच बिल्कुल हटा देना। मतलब कि बिल्कुल ऐसा रखना कि पैर टच ना करे जमीन, पैर उठा के बैठना। और किसी दूसरे पर्सन से कहना कि मेरे ऊपर एक ब्लैंकेट रखो, अब ब्लैंकेट मेरे ऊपर रख करके ऐसे रगड़ दो, ऐसे ब्लैंकेट रख करके मेरे ऊपर से पूरा खींचते हुए मूव करो मेरे ऊपर ब्लैंकेट। तो आपने क्या किया? ब्लैंकेट, एक ड्राई ब्लैंकेट के अपने ऊपर रगड़ खाते हुए, मूव करते हुए, पूरा कांटेक्ट बनाते हुए, रगड़ खाते हुए खींच दिया। जिससे क्या होगा? आपके ऊपर चार्जेस कलेक्ट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब आप क्या करना कि गैस के फ्लेम को गैस ऑन करना। अब गैस में आग नहीं लगाना, सिर्फ गैस को ऑन करना। और क्या करना? आप अपनी फिंगर को उस जो जलती निकलती हुई गैस, ऑन नहीं है गैस, उसके पास लेकर जाके कनेक्ट करोगे, या उसके पास अपनी फिंगर को ले जाओगे ना, तो आपके हाथ से चार्ज जंप करके जाएंगे किधर? उस मेटल के जो बर्नर है उसमें मूव करेंगे, जिसकी वजह से छोटा सा स्पार्क बनेगा। वो स्पार्क क्या करेगा? उस गैस में आग लगा देगा जो गैस निकल रही थी। तो आप देखोगे कि आपका बर्नर ऑन हो गया है, आग उसमें लग गई है, सिलेंडर गैस ऑन हो गया, स्टोव ऑन हो गया। यहां से आप समझ सकते हो कि कैसे मैंने ब्लैंकेट की वजह से चार्जेस मेरी बॉडी पे एक्यूमुलेट हो गए। और क्योंकि हम बैठे हैं प्लास्टिक की चेयर पे या लकड़ी की चेयर पे, तो वो चार्जेस ग्राउंड में नहीं गए, मेरी बॉडी पर एक्यूमुलेटेड है। अब जैसे ही मैं स्टोव के बर्नर पर फिंगर ले जा रहा हूं, वैसे ही क्या हो रहा है? चार्जेस यहां से यहां की तरफ रन कर रहे हैं, मेरी फिंगर से बर्नर की तरफ रन कर रहे हैं, जिससे छोटा सा स्पार्क जनरेट होता है। वो स्पार्क क्या करता है? वो उस निकलती हुई गैस में आग लगा देता है, जिससे गैस ऑन हो जाती है, आग लग जाती है। करके मत देखना, हो सकता है तुम लोग नुकसान कर लो अपना, लेकिन यहां से आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझ सकते हो कि कैसे चार्जेस के एक्यूमुलेशन और चार्जेस के मोशन की वजह से वो छोटा सा स्पार्क उस इनफ्लेमेबल एलपीजी गैस में आग लगा देता है। तो भाई जब ये इतना बड़ा ट्रक ले जा रहे हैं तो वो उसमें भी आग लगाने के चांसेस रखता है। तो इस वजह से आप अगर अपने पैर को जमीन में टच कर दोगे बेटा, तो जितने भी चार्जेस एक्यूमुलेट थे वो आपकी बॉडी से होते हुए जमीन में चले जाएंगे, और आप अब अगर बर्नर को टच करोगे तो आग नहीं लगाएंगे। उसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, एक लोहे की चेन कनेक्ट कर देते हैं, जिससे जितने भी चार्जेस एक्यूमुलेट रहते हैं वो चले जाते हैं ग्राउंड में। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। तो ऐसा होता है। एक क्वेश्चन और कर लो आज का, फिर उसके बाद चले जाओ। पढ़ो क्वेश्चन जल्दी से। Body of mass 10 kg is moving with an initial speed of 20 meter per second. हाँ, Stops after 5 seconds due to friction between body and the floor. The value of the constant of friction is
ठीक है बेटा, 10 किलोग्राम की बॉडी है जो कि 20 की स्पीड से चल रही है और वो 5 सेकंड के बाद स्टॉप कर जाती है। स्टॉप करने का मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकल क्या मतलब हुआ? स्पीड का क्या मतलब हुआ स्टॉप करने पर? फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जब बॉडी स्टॉप होगी तो? 0। तो ये बताओ ना, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कोफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू बताना है। अब जाहिर सी बात है, रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट वर्ड की लेफ्ट वर्ड? राइट। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट। लेफ्ट। ठीक है, अब बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा इसका बॉडी का खुद का वेट कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। हाँ, तो जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। हाँ, क्यों? क्योंकि भैया ऊपर नीचे कुछ मोशन हो रहा है क्या? बॉडी ऊपर जा रही है क्या बॉडी, या नीचे अंदर धस रही है क्या बॉडी? नो सर। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। अच्छा, तो इस वजह से अपवर्ड फोर्स आर इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स 100 न्यूटन हो जाता है। ऊपर का फोर्स इक्वल्स नीचे के फोर्स, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अब एफ के निकालते हैं। एफ के किसके इक्वल होता है बेटा? म्यू के एन। म्यू के एन या आर? ठीक है, म्यू के हमको नहीं पता है, आर कितना है? 100। 100। ठीक है, तो 100 म्यू के हो जाएगा। अच्छा, अब इस बॉडी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस बताओ आप कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सर एक 20 मीटर पर सेकंड वाला। बेटा ये स्पीड है, फोर्स नहीं है। मैं फोर्स एक फ्रिक्शन हो जाएगा और एक mg sin थीटा। ना, mg sin थीटा तो इंक्लाइंड प्लेन पर लगता है ना बेटा, ये तो ऐसे ग्राउंड है, तो ग्राउंड पर तो कोई थीटा है ही नहीं। जब थीटा है ही नहीं तो mg sin थीटा लगेगा नहीं। अगर मैं ऐसे टेढ़ा प्लेन बनाता ना बेटा, ऐसे ओके सर। ऐसे बनाता, तब mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता, उसका एक कंपोनेंट इधर आता mg sin थीटा, ये वाला थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आता mg cos थीटा। ये तो नॉर्मल प्लेन है, तो इसमें sin थीटा cos थीटा तो आएगा ही। ये कंफ्यूजन थी आप लोग को तो पूछिए मुझसे कंफ्यूजन। फ्रिक्शन फोर्स एफ के लग रहा है, और कौन सा फोर्स? 100 न्यूटन वाला। 100 न्यूटन तो वर्टिकल में लग रहा है ना, मैं वर्टिकल की बात कर ही नहीं था। आर भी वर्टिकल में लग रहा है, और कौन सा फोर्स? और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, यस। तो अब सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सारे फोर्सेस का एडिशन किसके इक्वल होता है? एम ए नेट। एम ए नेट के इक्वल होता है। वेरी गुड। एफ के की वैल्यू कितनी है? 100 न्यू के। 100 म्यू के। और एम, मास कितना है ऑब्जेक्ट का? 10। 10 ए नेट। ठीक है, यहां से ए नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर से 0 से, इधर से 0 कैंसिल हो, क्या बचेगा? 10 न्यू के। 10 म्यू के बचेगा। ये बॉडी की कौन सी वेलोसिटी थी, इनिशियल की फाइनल? इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी। तो अब आप ध्यान दोगे कि अब आपके पास क्या क्या चीजें हैं। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, आपके पास टाइम है, आपके पास एक्सेलरेशन है। इन चारों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? ए u plus 80। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। v की वैल्यू कितनी है? 0। u की वैल्यू कितनी है? 20। अब चूंकि फोर्स जो बेटा लग रहा था वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा था, तो जो ए नेट आएगा वो भी किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट में, तो माइनस हो जाएगा। माइनस ले लेंगे इसको, है ना। चलो, तो ए नेट की वैल्यू यहाँ पर, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 म्यू के। 10 टाइम, टाइम की क्या वैल्यू है? 5। तो 0 इज इक्वल टू 20, 5 10 जा 50। -50 म्यू के। ये पूरा टर्म उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 50 म्यू के इज इक्वल टू 20। इधर से 0, इधर से 0 कैंसिल, म्यू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 2/5। 2/5 को डेसिमल में करो, कितना हो जाएगा? 20 को 5 से डिवाइड दो, जो भी है तुम जैसे भी करते हो, 2 को 5 से डिवाइड दो, कितना हो जाएगा? 0.4। 0.4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
डी वाला। ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? उत्तर डी डी। ना, डी वाला। इसी तरीके से आगे भी और क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आपको आगे और भी लगाने हैं। ठीक है, बस समराइज कर लेते, खत्म कर लेते। तो आज हमने पढ़ा है स्टैटिक, आज हमने पढ़ा है काइनेटिक, ठीक है, डायरेक्शन, और कुछ खास हमने ये पढ़ा। स्टैटिक में पढ़ा है कि जो स्टैटिक होता है वो उसकी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम ही होता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो म्यू एस आर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एन से न्यूटन हो जाता है, और जो एफ के होता है वो म्यू के एन के बराबर होता है, आर लिखते हैं, आर के बराबर हो जाता है, और जो एफ के होता है वो म्यू के से एफ एस से कम होता है, म्यू एस जो होता है म्यू के जो होता है इस वजह से म्यू एस से कम होता है। 0 से 1 के बीच लाई करता है म्यू एस, और म्यू के भी 0 से 1 के बीच ही लाई करता है। ठीक है, बोलने को बोल देते हैं 0 के बराबर, बट इन रियल लाइफ दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि अर्थ पर, वेरी गुड, जिस भी स्टूडेंट ने कहा कि वैक्यूम में, हाँ वैक्यूम में ठीक है, लेकिन अर्थ पर वो ऐसा हम पॉसिबल नहीं कर पाते हैं, सो दैट्स फाइन, वहां पे हम स्पेस में कर सकते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स इट, और कोई बात तो यहाँ पे नहीं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू बेटा।